हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। आज फिर से मैं इस दूसरे लेक्चर में ऑनलाइन क्लास में आप सभी 12th क्लास के बच्चों का स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो सेकेंड बुक है और सेकेंड बुक के पहले लेसन, फर्स्ट लेसन जो था जनसंख्या, उसका एक भाग पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या के घनत्व के बारे में देखा था। आज हम लोग उसी लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी दूसरा भाग पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़ने हैं उसमें है जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि बच्चों क्या होता है, किसको हम बोलते हैं, है ना। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो आप दोनों तरह से इसे कह सकते हो। जब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या फिर दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसको हमेशा प्रतिशत में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आपको पता ही होगा कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो अभी 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या भारत में पाई जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं बच्चों, है ना। पहला घटक है प्राकृतिक घटक और दूसरा घटक है अभिप्रेरित घटक। दो घटक हैं, प्राकृतिक और अभिप्रेरित घटक। प्राकृतिक घटक क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो प्राकृतिक घटक उसको कहते हैं जब जन्म दर और मृत्यु दर, है ना, में अंतर के कारण जब जनसंख्या किसी क्षेत्र की बढ़ती है तो उसे हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, है ना। यानी जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जब जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़े तो उसको हम कौन सा घटक बोलेंगे, प्राकृतिक घटक। दूसरा घटक कौन सा है, दूसरा घटक है अभिप्रेरित घटक। दूसरा घटक कौन सा है, अभिप्रेरित घटक। अभिप्रेरित घटक क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में, है ना, जब किसी क्षेत्र में लोगों के प्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ जाए, है ना। जब किसी क्षेत्र में लोगों, प्रवास मतलब होता है जब एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं या आते हैं, जैसे गांव से शहर में या शहर से गांव की ओर जब लोग जाते हैं तब जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है, तब उसको हम बोलते हैं अभिप्रेरित घटक। तो अभिप्रेरित घटक का मतलब होता है जब किसी क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, यानी उस क्षेत्र में बाहर से लोग आकर रहते हैं या उस क्षेत्र से दूसरे जगह जाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं अभिप्रेरित घटक। तो ये दो घटक हैं जनसंख्या वृद्धि के, एक प्राकृतिक और दूसरा है अभिप्रेरित। प्राकृतिक में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है, और अभिप्रेरित घटक में जब लोग प्रवास करते हैं, यानी एक स्थान से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं,
ठीक है, चले आगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो वार्षिक दर है, भारत में जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.64%, यानी 1.44% है। ठीक, कितनी है वार्षिक वृद्धि दर भारत में? 1.64, यानी 1.64% है। और ये वृद्धि दर क्यों पाई जाती है? तो ये वृद्धि भारत में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण हुई है। यानी 1.64% जो भारत में वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या की, वो क्यों है? जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास में वृद्धि यानी के बढ़ने के कारण ये वार्षिक वृद्धि दर भारत में पाई जाती है। भारत में जो वृद्धि दर है, वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 स्पष्ट या सुस्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। पहली प्रावस्था कौन सी है? का। दूसरी प्रावस्था कौन सी है? खा। तीसरी प्रावस्था कौन सी है? गा। और चौथी प्रावस्था कौन सी है? घा। तो कितनी प्रावस्था हो गई? 4 हो गई। पहली का प्रावस्था, दूसरी खा प्रावस्था, तीसरी गा प्रावस्था और चौथी प्रावस्था कौन सी है? घा प्रावस्था। तो एक एक करके हम लोग इन प्रावस्थाओं की विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले प्रावस्था जो आती है वो समय है आपका 1901 से लेकर 1921 तक के बीच की जो अवधि है ना, उसको हम बोलते हैं प्रावस्था का। यानी 1901 से लेकर 1921 तक की जो अवधि है उसको हम प्रावस्था का कहते हैं। प्रावस्था का की विशेषता क्या थी? तो इस समय प्रावस्था का में भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि को स्थिर अवस्था कहा गया। यानी इस अवस्था में भारत की जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो प्रायः कैसी थी? स्थिर थी। यानी इस अवस्था को स्थिर अवस्था कहा जाता है ना। कौन सी अवस्था कहते हैं? स्थिर अवस्था। क्यों इस पीरियड को स्थिर अवस्था कहा गया है? क्योंकि इस अवधि में यानी इस पीरियड में वृद्धि दर में अत्यंत निम्न हुई है। यानी इस अवस्था में या इस अवधि में वृद्धि दर जो थी वो बहुत ही क्या थी? निम्न थी, कम थी। ठीक, अब क्यों कम थी? और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे? ऊंचे थे। वृद्धि दर कम थी लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे? ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर यहाँ इस अवस्था में क्या बनी रही? निम्न बनी रही। तो निम्न क्यों बनी रही? क्योंकि इस अवस्था में, इस पीरियड में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे? ऊंचे थे। इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही? निम्न रही, कम रही। इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? स्थिर अवस्था। यानी इस अवस्था को यानी का अवस्था को स्थिर अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर बहुत कम थी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ऊंचे थे, है ना, जिससे वृद्धि दर क्या बनी रही? निम्न बनी रही। अब ये स्थिर अवस्था क्यों थी? क्या कारण था इसमें वृद्धि दर कम थी? उसका कारण है बच्चों, पहला कारण है कि जो निम्न स्वास्थ्य सेवाएं थी, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा था अधिकतर लोगों की निरक्षरता, मतलब ज़्यादातर लोग जो थे वो शिक्षित नहीं थे इस अवस्था में, तो लोगों की निरक्षरता। भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण, यानी भोजन और अन्य जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं उनका क्या था? अपर्याप्त वितरण था। इसी कारण इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि क्या थी? वो स्थिर थी। क्यों स्थिर थी? क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे लेकिन वृद्धि दर क्या थी? कम थी। इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? स्थिर अवस्था के
नाम से जाना जाता है। तो प्रावस्था काल को हम स्थिर अवस्था के या प्रावस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस अवधि में जो वृद्धि दर थी वो बहुत निम्न थी। क्यों निम्न थी? क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे? ऊंचे थे। इसका कारण क्या था? निम्न स्वास्थ्य सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं की क्या थी? कमी या उसका अपर्याप्त वितरण। अब चलते हैं दूसरी प्रावस्था कौन सी है? प्रावस्था खा। प्रावस्था खा का जो अवधि है या पीरियड है वो है 1921 से 1951 तक, यानी 1921 से 1951। 1921 और 1951 के जो दशक हैं, जो साल हैं, उनमें जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो कैसी थी बच्चों? इस पीरियड में भी स्थिर वृद्धि थी, यानी इस अवधि में भी जनसंख्या वृद्धि जो थी वो क्या थी? स्थिर थी। ठीक है। क्यों थी स्थिर इस अवधि में? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है, पहला कि देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार ने मृत्यु दर को क्या कर दिया था? एकदम नीचे ला दिया था। इस अवधि में स्थिर होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। पहला कारण है कि देश में, है ना, देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार होने के कारण मृत्यु दर एकदम से क्या हो गई थी? नीचे आ गई थी, कम हो गई थी। साथ ही बेहतर परिवहन और संचार के तंत्र में जो सुधार हुआ, उसके फलस्वरूप अशोधित जन्म दर क्या हो गई? ऊंची हो गई। तो इसमें इस पीरियड में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर इसलिए रही, उसका पहला कारण हम लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जो सुधार थे उन्होंने मृत्यु दर को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि बेहतर परिवहन और संचार तंत्र की जो वितरण प्रणाली थी उसमें सुधार हुआ, और उस सुधार ने जो जन्म दर था उसको क्या कर दिया था? ऊंचा कर दिया था। इस कारण से जो हमारा प्रावस्था खा है, उस अवस्था में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो क्या थी बच्चों? स्थिर थी। अब तीसरी प्रावस्था आती है गा। गा प्रावस्था का जो समय है, अवधि है, वो 1951 से 1981 तक का है। 1951 से 1981 तक के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है इस अवधि को? जनसंख्या विस्फोट के रूप में। जनसंख्या विस्फोट का मतलब जानते ही होंगे कि बहुत तेज़ी से, है ना, तीव्रता से इस पीरियड में जनसंख्या में क्या हुई थी? अचानक से वृद्धि हुई थी। इसलिए इस पीरियड को जनसंख्या का क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं। यानी इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में जाना जाता है। तो किस 1951 और 1981 के पीरियड को जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में जाना जाता है? इसके भी कारण हैं। इसका पहला कारण है कि इस अवधि में मृत्यु दर में तीव्रता से, यानी तेज़ी से ह्रास हुआ। ह्रास मतलब कमी आई। मृत्यु दर में एकदम तेज़ी से क्या आई? कमी। और जिसके कारण और जो जन्म दर थी, यानी उच्च प्रजनन दर जो थी वो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। प्रजनन दर ज़्यादा हो गई और मृत्यु दर क्या हो गई? इस अवधि में कम हो। इस कारण से इस अवधि में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। इस अवधि में जो भारत का औसत वार्षिक वृद्धि दर था वो सबसे ज़्यादा था बच्चों। इस अवधि में भारत का औसत वार्षिक वृद्धि दर था 2.2%, यानी 2.2% तक पहुंच गई थी भारत की वार्षिक वृद्धि दर। जबकि भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है अभी? 1.64, लेकिन 1951-81 में कितनी हो गई थी? 2.2%।
यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर इस प्रावस्था गा में थी, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट अवधि के नाम से जाना जाता। तो पहला कारण हमने देखा था कि जन्म दर जो था वो बढ़ गया एकदम से, और मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई। दूसरा कारण हम लोग देखते हैं कि इसमें अब जनसंख्या विस्फोट होने का कारण क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था और उस समय भारत में विकासात्मक कार्यों को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो अर्थव्यवस्था में क्या होने लगी थी, भारत के सुधार आने लगा था, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में क्या हुआ, सुधार। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विकासात्मक कार्यों को क्या किया गया था, शुरू किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार आने लगी और लोगों के जीवन में क्या हुआ, सुधार हुआ, जिसके कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हो गई। यानी जनसंख्या जो वृद्धि थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तीसरा कारण क्या था इसमें जनसंख्या विस्फोट अवधि कहलाने का, क्यों इस पीरियड में ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी, तो उसका तीसरा कारण था, इन सब के अतिरिक्त भारत में तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों और पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने उच्च वृद्धि दर में अपना क्या किया, योगदान दिया। तो चूँकि भारत उसी समय आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे तिब्बत से लोग आए, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए, नेपाल से बहुत लोग आए, पाकिस्तान से लोग बहुत आए। तो इनके आने से भी भारत में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो अपने उच्च दर पर क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन लोगों ने भी भारत की जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में क्या किया, योगदान। किन लोगों ने, तिब्बतियों ने, बांग्लादेशियों ने, नेपालियों ने और पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने। तो इसी कारण से जो प्रावस्था गा है, यानी 1951 से 81 तक की अवधि, ये भारत की वो अवधि है, समय है, जब भारत में सबसे तेज़ी से जनसंख्या क्या हुई थी, बढ़ी थी। इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में जाना जाता है। अब चौथा प्रावस्था कौन सी है, चौथी प्रावस्था है घा। ये कौन सा पीरियड आता है, 1981 का समय, 1981 के समय, 1981 यानी 1981 के बाद से, है ना, और आज तक यानी वर्तमान तक देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यानी ऊंची दर से ऊंची बनी हुई है। लेकिन ये वृद्धि तेज़ी से नहीं हो रही है, ये वृद्धि मंद गति से क्या हो रही है, यानी मंद गति से क्या हो रही है, घटने लगी है। ये नहीं कि आज भारत की जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, 1981 के बाद से आज भी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऊंची बनी है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे मंद गति से क्या होने लगी है, घटने लगी है। तो बढ़ तो रही है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम भी हो रही है। क्यों घट रही है, इसका कारण है, इसका पहला कारण जो है, बड़ा मुख्य कारण है कि देश में विवाह के समय और जो विवाह की जो औसत आयु है उसमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो विवाह की आयु में और समय में वृद्धि होने से जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो गति है वो क्या है, मंद है। और दूसरा कारण क्या है इस मंद गति से बढ़ने का, वो है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, विशेषकर खास तौर से जो स्त्री शिक्षा है ना, स्त्री शिक्षा पर ज़्यादा आज बल दिया गया है। इस कारण से आज भारत में, यानी 1981 के बाद से आज तक भारत में जनसंख्या की दर जो है, वृद्धि दर ऊंची तो है, लेकिन धीरे धीरे ये मंद गति से क्या हो रही है, घटने लगी है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्था। पहली प्रावस्था
जो 1901 से 1921 तक की है, जिसको हम लोगों ने स्थिर प्रवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रवस्था है खाप प्रवस्था, जो 1921 से 1951 तक का समय है। इस प्रवस्था को भी हम स्थिर प्रवस्था के नाम से जानते हैं। प्रवस्था गा जो 1951 से 1981 तक का है, इस अवधि को हम लोग जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी 2.2%। और चौथी प्रवस्था है घा, जिसमें हम लोगों ने देखा ये 1981 से आज तक की प्रवस्था को हम घा प्रवस्था के नाम से जानते हैं। और इस प्रवस्था की विशेषता ये है कि इसमें जनसंख्या वृद्धि यद्यपि ऊंची बनी रही, लेकिन ये धीरे धीरे मंद गति से क्या होने लगी, घटने लगी। क्यों घटने लगी? क्योंकि विवाह का आयु में वृद्धि कर दी गई और स्त्री शिक्षा पर विशेष क्या किया, बल दिया गया। अब चलते हैं बच्चों, ये जनसंख्या वृद्धि प्रवस्था के बाद अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय। सेकेंड हेडिंग क्या है? जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि में सभी जगह सभी क्षेत्रों में एक समानता नहीं पाई जाती, सब में असमानता पाई जाती है ना। तो जो असमानता पाई जाती क्षेत्रीय, उसमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पर्याप्त भिन्नता है। जैसे उदाहरण के लिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा, ये वो राज्य हैं जहाँ निम्न जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा, ये वो भारत के राज्य हैं जहाँ जनसंख्या वृद्धि निम्न पाई जाती है। जिसमें केरल बच्चों, केरल इस वर्ग के राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य है। भारत का सबसे कम वृद्धि दर वाला जो राज्य है, निम्न वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो है केरल। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी ओर। ये तो दक्षिण भारत के दूसरी ओर चलते हैं कि हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी भारत में भी जो क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती। उत्तरी भारत में अगर हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और उत्तरी मध्य भारत में पश्चिम से पूरब स्थित जो राज्य हैं, उनमें दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो उच्च पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? उच्च। कहाँ पर उच्च वृद्धि दर पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और उत्तरी मध्य भारत में। अगर हम पश्चिम से पूर्व जाएं, यानी ये मानचित्र में अगर हम देखें तो ये है उत्तरी भारत, है ना, ये है उत्तरी पश्चिमी भारत, ये है उत्तरी मध्य भारत। तो अगर हम पश्चिम से पूरब जाएं, यानी राजस्थान से इधर बंगाल की ओर जाएं, तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो इन दक्षिणी भारत के राज्य केरल, है ना, और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनकी तुलना में इस उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? उच्च है। सबसे कम वृद्धि दर कहाँ है भारत में? निम्न केरल में है। और सबसे ज़्यादा उच्च वृद्धि दर कहाँ है? इन उत्तरी भारत के राज्यों में, है ना। चले आगे बच्चों, दूसरी ओर हम देखते हैं कि इन राज्य इस वर्ग में, यानी उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी मध्य भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इनमें जो राज्य आते हैं उसमें है आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, और मध्य प्रदेश, सिक्किम और असम और आपका पश्चिमी बंगाल और ये बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये वो राज्य हैं भारत के जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर इन दक्षिण भारत के राज्यों की तुलना में अधिक पाई जाती है। अब चलते हैं बच्चों आगे। भारत के 6 सर्वाधिक
जनसंख्या वाले राज्यों में, भारत के 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिमी बंगाल, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश और छठवां है आपका मध्य प्रदेश। ये भारत के 6 सर्वाधिक क्या हैं, जनसंख्या वाले राज्य हैं, जहां 1991 और 2001 की तुलना में 1991 और 2001 की तुलना में 2001 और 11 में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो है वो कम रही है ना। दशकीय वृद्धि यानी 2000 क्या है 1991 से लेकर 2001 की, 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 11 में ये जो दशकीय वृद्धि थी वो इनमें सबसे कम रही। इनमें सबसे कम जो वृद्धि रही है जनसंख्या की यानी 3.5% वो आंध्र प्रदेश में रही है। सबसे कम वृद्धि रही है आपकी आंध्र प्रदेश में 3.5%। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है ना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कमी जो आई है वो है आपकी 6.7%। महाराष्ट्र में सबसे कम गिरावट आई। कितनी गिरावट आई? 6.7%। तो ये है बच्चों, हम लोगों ने देखा कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्षेत्र, उसमें भी क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। जैसे हमने देखा दक्षिण भारत के राज्यों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे कम है, ख़ास तौर से केरल में जो है वो भारत के में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो निम्न पाई जाती है। फिर हम लोगों ने देखा कि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के जो राज्य हैं यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ऊंची है इन दक्षिणी भारत के राज्यों की तुलना में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो है हमारा जनसंख्या का संगठन। जनसंख्या का संगठन, जनसंख्या के संगठन में हम लोग भारत की जनसंख्या के बारे में निम्न बिंदुओं को पढ़ेंगे। इनमें हम लोग ग्रामीण और नगरीय संगठन, फिर भाषाई संगठन और धार्मिक संगठन और उसके बाद व्यावसायिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन और व्यावसायिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केवल ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये 3 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्रामीण और नगरीय संगठन। ग्रामीण और नगरीय संगठन में हम लोग देखेंगे कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में और कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो भारत की कुल जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग जो है वो गांव में रहता है, यानी 68.8% जनसंख्या भारत की गांव में रहती है, ठीक। 2011 के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं। 6,40,867 गाँव हैं। इनमें 5,97,608 यानी 93.2% गाँव ही जो हैं वो बसे हुए हैं। 5,97,608 यानी 93.2% गाँव ही क्या है बच्चों, बसे हुए हैं, ठीक है। अब चलते आगे। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या वो कहाँ पाई जाती है भारत में? तो भारत में बिहार, सिक्किम इन 2 राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का आधे से ज़्यादा भाग गांव में रहता है, ठीक। अगर हम केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो दादरा नगर हवेली को अगर हम छोड़ दें, वहाँ दादरा नगर हवेली में
38% गांव में रहने वाली जनसंख्या है। तो अगर हम दादरा नगर हवेली को छोड़ दें तो अन्य केंद्र शासित राज्यों में जो गांव में रहने वाली यानी ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है वो बहुत कम है। यानी दादरा नगर हवेली में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, लेकिन बाकी केंद्र शासित राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बहुत कम पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किन राज्यों में है? तो बिहार और सिक्किम में है। अब चलते नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या वो होती है जो नगरों में रहती है। तो 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो 31.16% है। 31.16% यानी 31.16% है, जो भारत जैसे विशाल आकार और विशाल जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही कम है। किंतु पिछले कुछ दशकों में यानी पिछले कुछ सालों से इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी नगरीय जनसंख्या में पिछले कुछ सालों से क्या हुई है बच्चों? वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई है? इसका कारण है, पहला कारण है आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तीसरा है ग्रामीण और नगरीय प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या में पिछले कुछ सालों से तेज़ी से क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और नगरीय जनसंख्या है 31.16%। कारण क्यों है नगरीय जनसंख्या बढ़ने का? आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार, ग्रामीण और नगरीय प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या तेज़ी से क्या है? बढ़ी है। नगरीय जनसंख्या के बढ़ने के जो क्षेत्र हैं, इसके उदाहरण जो शहर हैं जहाँ तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, उनमें है हमारा कोलकाता, और मुंबई और दिल्ली और बेंगलुरु और अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद, और सूरत, ये भी गुजरात में है, और आपके यूपी में कानपुर, और पंजाब में लुधियाना, जालंधर, है ना। ये वो शहर हैं भारत के, नगर हैं, जहाँ तेज़ी से जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसका कारण है कि यहाँ का आर्थिक विकास और नगरीय और ग्रामीण जीवन का प्रवास, जिसके कारण इनकी जनसंख्या तेज़ी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर पूरा हो गया है। अब हम लोग